नमस्कार। स्वागत है आपका कथा कल्प में। आज की कहानी है चीफ की दावत। कहानीकार हैं भीष्म साहनी और स्वर है प्रवीण दीक्षित का। श्यामनाथ और उनकी पत्नी को पसीना पहुंचने की भी फुर्सत नहीं थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए मुंह में पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीजों की फहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियां, मेज, तिपाइयां, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। मां का क्या होगा? इस बात की और न उनका और न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर श्यामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, मां का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी दूर देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो। रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाए। श्यामनाथ सिगरेट में मुंह में रखे सिकड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर में सोचते रहे। फिर सिर हिलाकर बोले, ना, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहां फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। मां से कहें कि जल्दी ही खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाए। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम से निपट ले। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया। मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी, और जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लगने लगी तो साथ ही तो बरामदा है जहां लोग खाना खाएंगे। "हम्म, अरे तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाजा बंद कर ले, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। या मां को कह देता हूं कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहे, और क्या। और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले। 11 11 11 11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। श्यामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वाह, तुम मां और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं? तुम जानो और वो जाने। मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का न था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर मां की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है। और उन्हीं कदमों मां की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। मां दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होती देखते हुए मां का दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आ रहा है, सारा काम सुबह से चला जाए। मां, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे तक आ जाएंगे। मां ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, "अ, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा। तुम जो जानते हो, मांस मछली बने तो मैं कैसे नहीं कुछ नहीं खाती। अब जैसे भी हो, मतलब अपने काम से जल्दी निपट लेना। हाँ हाँ, अच्छा बेटा। और माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना। फिर जब हम यहाँ आ जाएं तो तुम ये इधर गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली,
अच्छा बेटा। और माँ, आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज में बोली, क्या करूं बेटा, मेरे बस की बात नहीं है। जब से बीमारी से उठी हूं, नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर श्यामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़ बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक इधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी। कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वह झुंझलाने लगा। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोला, आओ माँ, इधर आओ, इस पर जरा बैठो। माँ माला संभालती, पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। अरे यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली। और खुदा के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना, और नहीं वो खड़ाऊ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी यह खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। अच्छा, कपड़े कौन से पहनोगी माँ? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूं। मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे फिर अधिक अध खुली आंखों से मां की ओर देखने लगे और मां के कपड़ों की सोचने लगे। श्यामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके अपने हाथ में था। खूंटियां कमरों में कहां लगाई जाएं, बिस्तर कहां पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। श्यामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ की का साक्षात्कार मां से हो गया तो कहीं लज्जित नहीं होना पड़े। मां को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम तुम सफेद कमीज और सफेद सलवार पहनो, जाओ पहन के आओ तो जरा देखूं। मां धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यार, यह मां का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अपनी अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मजा जाता रहेगा। मां सफेद कमीज और सफेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफेद कपड़े में लिपटा, छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप कर पाए थे। पहले से कुछ ही कम कुरूप नजर आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़ियां वूड़ियां हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। चूड़ियां कहां से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह वाक्य श्यामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक कर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया मां, सीधा कह दो नहीं है जेवर, बस। इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है? जब जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूं, मेरा लंडूरा तो नहीं लौट आया। जितना दिया था उससे दुगना ले लेना। मेरी जीभ चल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूंगी? अरे मेरे मुंह से तो यूं ही निकल गया, जो होते तो 1,00,000 बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। अब मिस्टर श्यामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। श्यामनाथ जाते हुए एक बार फिर मां को हिदायत करते गए, मां, रोज की तरह गुमसुम बन के मत बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से जवाब देना। मैं ना पढ़ी ना लिखी बेटा, मैं क्या बात करूंगी। तुम कह देना मां अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वह नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते मां का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी? अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी। यह तो अमेरिकी है, न मालूम क्या पूछे। मैं क्या कहूंगी? मां का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए।
मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांगे लटकाए वहीं बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। श्यामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रौ में बह रहा था जिस रौ में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट न थी, कोई अड़चन न थी। साहब को विस्की पसंद आई थी, मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियां कहने लगे थे। दफ्तर में जितना रोब देख रखते थे, यहां पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफेद मोतियों का हार और सेंट और पाउडर की महक से ओत प्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और श्यामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। और इसी रो में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही न चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे श्यामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही श्यामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गईं और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में ऐन कोठरी के बाहर मां अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह में से लगातार गहरे खर्राटों की आवाजें आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे होते और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर से खिसक आया था और मां के झड़े हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही श्यामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा कि मां को धक्का देकर उठा दे और उन्हें कोठरी में धकेल दे, मगर ऐसा करना संभव न था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। मां को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी कि इतने में चीफ ने धीरे से कहा, ओह पुअर डियर। मां हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते ना बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और मां की उंगलियां थर थर कांपने लगी। मां, तुम जाके सो जाओ। तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी है? और खिसियाई हुई नजरों से श्यामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। मां ने झिझकते हुए अपने में सिमट कर दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाई। श्यामनाथ इस पर भी खिन्न उठे। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ हाथ मिलाने के लिए मां के आगे किया। मां और घबरा उठी। मां, हाथ मिलाओ। पर कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में मां ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। श्यामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे यूं नहीं मां, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ मां का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू। कहो मां, मैं ठीक हूं, खैरियत से हूं। मां कुछ बड़बड़ाई। मां कहती हैं, मैं ठीक हूं। कहो मां, मां कहो, हाउ डू यू डू। मां धीरे से सफचाते हुए बोली, हाउ डू डू। एक बार फिर कह कहा उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। श्यामनाथ के मन में का क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में मां का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और मां सिकड़ी जा रही थी।
साहब के मुख से शराब की बू आ रही थी। श्यामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही है, इसलिए आपसे लजाती है। साहब इस पर खुश नजर आए, बोले, हो सच? मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। तब तो तुम्हारी माँ के गीत और नाच भी जानती होगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टिकटिकी बांधे देखने लगे। माँ, साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। वाह माँ, मेहमानों का कहा भी कोई टालता है। साहब ने इतना रीझ से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, अरे कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पतर अनारा दे। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे की के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लिहाज में कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना का सवाल ही न उठता था। माँ बैठ गई और क्षीण दुर्बल लरजती आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। हरियाणी माए, हरियाणी भेणे, हरियाते भागी भरी आहे। देसी स्त्रियां खिलखिला के हंस उठी। तीन पंक्तियां गा के मां चुप हो गई। बरामदा तालियों जैसे गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही न करते थे। श्यामनाथ की खीज प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी थी। मां ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांव में दस्तकारी क्या होता है। श्यामनाथ खुशी में झूम रहे थे, बोले, ओह बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीजों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश हो जाएंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नो नो, मैं दुकान की चीज नहीं मांगता। पंजाबियों के घर में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती हैं। श्यामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़िया बनाती हैं और फुलकारियां बनाती हैं। फुलकारी क्या होता है। श्यामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद मां को बोले, क्यों मां, कोई पुरानी फुलकारी घर में है। मां चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके तागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर श्यामनाथ बोले, ये ये फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा। मां, बना देंगी। हाँ, क्यों मां, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी ही एक फुलकारी बना दोगी ना। मां चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नजर कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी। मगर मां का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए श्यामनाथ साहब को बोले, वो जरूर बना देगी, हाँ हाँ जरूर, आप उसे देखकर खुश होंगे। हाँ हाँ साहब। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और मां पर से सबकी निगाहें हट गईं, तो मां धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नजरें बिचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों में छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पहुंचती, पर वह बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़ कर उमड़ आए हों। मां ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया,
बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने ही में न आते थे। आधी रात का वक्त होगा। मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता श्यामनाथ के घर भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों की खनकने की आवाज आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाजा जोर से खटकने लगा। माँ, दरवाजा खोलो। माँ का दिल बैठ गया, हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों वह ऊँघने लगी। क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही श्यामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ाए और माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ माँ, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूं। ओ अम्मी, मम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पोंछती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूं। श्यामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी पेशानी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें मां के शरीर पर से हट आई। क्या कहा मां? ये कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? है? तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा मां को अपने पास नहीं रख सकता? नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया, अब यहां क्या करूंगी। जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी हैं, भगवान का नाम ले लूंगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? है? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। बेटा मेरी आंखें अब नहीं है ना जो फुलकारी बना सकूं। तुम तुम कहीं और से बनवा लेना, बनी बनाई ले लेना। मां, तुम मुझे धोखा दे के यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं, साहब खुश होगा, तुम मुझे तरक्की मिलेगी। मां चुप हो गई, फिर बेटे के मुंह की ओर देखती हुई बोली, क्या तरक्की होगी तेरी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है? कहा नहीं, पर देखती नहीं कितना खुश हो गया है। कहता था कि जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊंगा कि कैसे बनती है। जो साहब खुश हो गया ना, तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है। मैं बड़ा अफसर बन सकता हूं माँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनका झुर्रियों भरा मुंह खिलने लगा। आंखों की हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को खुश रखूंगा तो क्या कच करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और थोड़े हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे पन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर श्यामनाथ, अब सो जाओ माँ। हाँ सो जाओ। तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। कड़वी सच्चाई, जिन माँ बाप ने अपने पैसों की पाई पाई जोड़कर
अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिया, उनके सामने उनके माता पिता की कोई इज्जत नहीं रही। इसी प्रकार की कड़वी सच्चाई को भीष्म साहनी कई बार लोगों के सामने लाए। आज की कहानी आपको कैसी लगी जरूर लिखकर बताइएगा। होती है अगली कहानी में फिर मुलाकात, तब तक के लिए जय हिंद।